आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। यहां से जो है क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग ना जो दूसरे राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो हम जो है उनके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना काफी बार पूछा गया है, तो वर्ष 1922 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, काफी बार पूछा गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है जिला, यह भी काफी बार पूछा गया है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, तो ये जो है बस्तर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, जो बस्तर जिला है उसमें केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो ये चीज तो 1982 में स्थापित हुआ, बस्तर जिला में है ये। उसके बाद क्षेत्रफल, कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, काफी बार पूछा गया है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे 200 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे छोटा है। ध्यान रखेंगे, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोरिया जिले में पड़ता है ना, कोरिया सूरजपुर जिले में, 1441 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे स्थान में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर जिले में है। और तीसरे स्थान में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मात्र 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 200 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला मैंने लिखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको एशिया का, हमारा जो महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप, 7 महाद्वीप है हमारे दुनिया में, तो उनमें से जो एशिया महाद्वीप है उसके अंतर्गत हमारा भारत आता है। तो एशिया महाद्वीप का पहला घोषित जैव मंडल क्षेत्र है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जैव मंडल क्षेत्र से तात्पर्य बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हमारे भारत में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो ये जो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, इसको घोषित किया गया था वर्ष 1982 में। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज, ध्यान रखेंगे, आपको सन भी याद रखना कि 1982 में इसको जो है एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व अथवा जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ध्यान रखना, हमारे छत्तीसगढ़ से केवल एक स्थान जिसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है वो है अचानकमार अभ्यारण्य, जिसको कि वर्ष 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वो जो है देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो ध्यान रखेंगे, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मुंगेली जिले में है। और ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन बाद में किसी कारण से उसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व से हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, ये जो है ना, तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके मध्य से कांगेर नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? कांगेर नदी जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। और इसी कांगेर नदी के कारण, इसी कांगेर नदी के आधार पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य हैं, उनका नाम जो है ना, उस क्षेत्र में कोई नदी है, कोई पर्वत पहाड़ है, उसी के नाम पर रखा गया है। जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उसके मध्य से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसी कारण उसको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। तो वैसे ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्यों पड़ा ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? क्योंकि इसके मध्य से कांगेर नदी प्रवाहित होती है, जो कि इसके लगभग पूरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है कांगेर नदी। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है वो है मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी ये कांगेर नदी की सहायक नदी है। और ये जो कांगेर नदी है ये
सबरी नदी की सहायक नदी है। सबरी, जिसको कोलाब भी कहा जाता है, जो कि आगे चल करके गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। सबरी नदी जिसके तट पर हम लोग पढ़ते हैं ना, कोंटा सुकमा नगर बसे हुए हैं, तो वही सबरी। तो देखो मुनगा बहार ये कांगेर की सहायक नदी है, मतलब कि मुनगा बहार नदी जो है कांगेर नदी में मिलती है, और कांगेर नदी सबरी नदी में, सबरी नदी गोदावरी नदी में, और गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ध्यान रखना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है पहाड़ी मैना का संरक्षण। देखो जो पहाड़ी मैना है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, पहाड़ी मैना को। ये जो पहाड़ी मैना है इसकी खासियत ये है कि ये जो है ना मानव के समान बोलता है। जैसे हम कोई छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना बोलना, तो वैसे ही इसको अगर आप कुछ चीज बोलना सिखा दो तो उस चीज को वो दोहराता है। तो इसकी ये खास बात है। और ये जो है ना विलुप्त प्राय पक्षी है, मतलब काफी कम बचे हुए हैं। तो पहाड़ी मैना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, इसके संरक्षण और संवर्धन का कार्य जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। उसके बाद देखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कुछ जलप्रपात हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं। काफी सारे पर्यटक यहाँ इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, पूरे देश भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो पहला है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ना इस मुनगा बहार नदी में है, ध्यान रखना। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी में स्थित है। काफी बार पूछा गया है कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी में है, तो मुनगा बहार नदी में। तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये लगभग अलग अलग खंडों में 300 फीट गिरती है, मतलब कि पहले ऐसे गिरेगी फिर ऐसे सीढ़ी नुमा टाइप का। तो लगभग वो 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है अलग अलग खंड बनाते हुए। तो मुनगा बहार नदी में स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। उसके बाद अगला है कांगेर धारा जलप्रपात। कांगेर धारा जलप्रपात जो है ये कांगेर नदी में है, नाम से ही पता चल रहा है ना कांगेर धारा जलप्रपात, तो ये कांगेर नदी में है। तीरथगढ़ जलप्रपात को ध्यान रखना मुनगा बहार नदी में है। इंद्रावती टिक मत कर देना, काफी सारे बच्चे जो है तीरथगढ़ जलप्रपात को इंद्रावती टिक कर देते हैं। इंद्रावती नदी जो है ना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से काफी दूर स्थित है, और जो इंद्रावती नदी है उसमें है चित्रकोट जलप्रपात। तो चित्रकोट जो है ना यहां पर नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चित्रकोट जलप्रपात जो है वो अलग है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बाहर है, और इंद्रावती नदी का भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात, एक तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी में, दूसरा कांगेर धारा जलप्रपात जो कि कांगेर नदी में स्थित है। उसके बाद अगला चीज देखिएगा भैंसा दरहा झील। ये जो भैंसा दरहा झील है ये आपके कांगेर नदी में है। ये जो कांगेर नदी है उसी में है भैंसा दरहा नामक एक झील। ये जो है ना भैंसा दरहा झील ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस भैंसा दरहा झील में मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है, क्रोकोडाइल। तो मगरमच्छों का संरक्षण यहां पर होता है। और आप लोग ध्यान रखना हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे स्थल हैं जहां पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, जिनमें से एक है भैंसा दरहा झील, कांगेर नदी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला। दूसरा है नारायणपुर जिले में जाटलूर नदी, तो वहां पर भी जो है मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद तीसरा स्थान है जांजगीर चांपा जिले में कोटनी सोनार करके, कोटनी सोनार या फिर कोटमी सोनार। तो ये 3 स्थल ध्यान रखना है आप लोगों को मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। लिख देता हूं मैं यहां मगरमच्छ का यहां पर जो है संरक्षण होता है। तो 3 स्थानों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे साइड में। तो यहां पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे भूगर्भित गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? भूगर्भित। भूगर्भित का मतलब क्या होता है? तो जमीन के अंदर। देखो काफी सारी जो गुफाएं होती है, जैसे हम लोगों ने सिंघनपुर के गुफा के बारे में पढ़ा है, जोगीमारा की गुफा के बारे में पढ़ा है, सीता बेंगरा की गुफा के बारे में पढ़ा है, और भी दूसरी सारी गुफाएं जो अजंता एलोरा की गुफाएं उनके बारे में हम लोग पढ़ा है। तो वो सब क्या है? धरातल के ऊपर, पहाड़ पर, चट्टानों पर वो गुफाएं हैं, धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर। लेकिन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो गुफाएं हैं वो जमीन के अंदर हैं, जमीन के अंदर, पहाड़ों में नहीं है, जमीन के अंदर। आप नीचे जाएंगे ना तब
वो गुफा मिलेगा आपको, तो नीचे जाया जाता है। जबकि नॉर्मल जो है गुफा पहाड़ों के ऊपर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, धरातल के ऊपर वाला गुफा। और जो जमीन के अंदर वाला गुफा है उसको कहेंगे भूगर्भित गुफा, जमीन के अंदर की गुफा। तो इस टाइप की काफी सारी गुफाएं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है वो है कोटमसर गुफा। कोटमसर या फिर इसको बोलेंगे कुटुमसर। कुटुमसर के नाम से ज्यादा जाना जाता है, आप कोटमसर को भी ध्यान रखेंगे। कोटमसर अथवा कुटुमसर गुफा इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये जो कोटमसर या कुटुमसर गुफा है, इसको स्थानीय लोगों द्वारा, जो स्थानीय आदिवासी है ना, देखो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय लोग निवास करते हैं। प्रमुखतः इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में धुरवा जनजाति के लोगों का निवास पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखना, धुरवा जनजाति के लोगों का संकेंद्रण यहां पर देखने को मिलता है। जो भूमकाल विद्रोह हुआ था ना 1910 में, गुंडाधुर, तो वो इसी क्षेत्र में हुआ था। इसी क्षेत्र के आसपास के जो लोग थे वही, उन्होंने ही इस भूमकाल विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था अधिकतर। वैसे तो पूरे बस्तर में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेतृत्व मिला था इसी क्षेत्र से। तो धुरवा जनजाति का यहां पर निवास देखने को मिलता है। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा इस कुटुमसर गुफा को पहले गोपनसर के नाम से जाना जाता था। आज भी गोपनसर बोलते होंगे वहां के लोग। गोपनसर का मतलब होता है छुपा हुआ, गोपनसर का मतलब छुपा हुआ, गुप्त, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो ये, और इसका नाम कुटुमसर कैसे पढ़ा, तो ये जो गुफा है कुटुमसर नामक गांव में स्थित है, तो इसी कारण इसको कुटुमसर कहा गया। तो गोपनसर कुटुमसर दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला चीज आप ध्यान रखेंगे, मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर शंकर तिवारी। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रोफेसर शंकर तिवारी, काफी बार पूछा गया है। ये जो है ना, इन्होंने, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने अपने व्यक्तिगत रूप से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इस भूगर्भित गुफा का अन्वेषण किया। ये जो है प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, टीचर थे। तो कहते हैं कि ये अपने छुट्टियों में जो है ना बस्तर जाया करते थे, और वहां पर क्योंकि खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो इनको मालूम चला होगा स्थानीय लोगों से कि अंदर कोई गुफा है इस टाइप से। तो इन्होंने जो है खोजा और इस गुफा को दुनिया के सामने उजागर किया। बाद में फिर दूसरे अन्वेषण करता आए और उस गुफा को जो है अच्छे से खोजबीन करके फिर दुनिया के सामने लाया। तो खोजने का श्रेय किनको दिया जाता है, प्रोफेसर शंकर तिवारी। काफी बार पूछा गया है कि कुटुमसर गुफा के अन्वेषण करता, खोज करता कौन है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी। उसके बाद अगला मैंने लिखा है कैपियोला शंकराई मछली। कैपियोला शंकराई मछली, देखो जो कुटुमसर की गुफा है, मैंने बताया ये भूगर्भित गुफा है, जमीन के अंदर ये गुफा है, जमीन के अंदर काफी नीचे तक गया हुआ है, और लगभग ये 4500 फीट, 4500 फीट लंबा है जमीन के अंदर, काफी गहराई में है, और 4500 फुट लंबा है ये जमीन के अंदर ही। तो यहां पर ना क्या होता है, बरसात के टाइम पर इस गुफा में, कुटुमसर गुफा में जो बरसात का जो पानी है वो अंदर चला जाता है, और अंदर जो है एक क्या कहें कि नाली या फिर नदी टाइप का वो जो है बहता है, और बाद में जब बरसात खत्म हो जाता है तो फिर वो पानी बाहर निकल जाता है किसी दूसरे छोर से। तो यहां पर स्थान स्थान पर, मतलब कुटुमसर गुफा के अंदर स्थान स्थान में छोटे छोटे कुंड हैं, पानी के कुंड हैं। अब पानी होगा तो वहां पर जलीय जीव भी होंगे। तो यहां पर भी जो है ना मछली और कुछ दूसरे प्रजाति के जीव पाए गए हैं। अब देखिएगा, भूगर्भित गुफा है तो अंदर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से यहां पर जो मछलियां पाई गई हैं उनकी जो आंखें हैं वो निष्क्रिय है, मतलब कि वो किसी काम की नहीं है, वो लोग उस आंख का यूज करना नहीं जानते हैं। देखो जो जीव जंतु है उसमें मानव भी है, अगर उसका कोई अंग लंबे समय तक काम नहीं करता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, उसको क्या काम करना था वो एक तरह से भूल जाता है। तो यहां पर जो मछलियां हैं वो भी अपने आंख का उपयोग करना नहीं जानती। जब उन पर टॉर्च वगैरह से रोशनी किया जाता है ना तो वो मतलब वैसा व्यवहार नहीं करती। तो ये अंधेरे में रहना सीख चुकी हैं, इसीलिए इनको जो है ना अंधी मछलियां भी कहा जाता है, अंधी मछली। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर अंधी मछली पाई जाती है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कुटुमसर की गुफा में। अब ये जो अंधी मछलियां हैं इनको जो है ना प्रोफेसर शंकर तिवारी के नाम पर कैपियोला शंकराई नाम दिया गया है। तो कैपियोला शंकराई पूछा गया है काफी बार, ध्यान रखना। उसके बाद अगला चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस
जो कुटुमसर की गुफा है यहां पर ना कुछ स्थलाकृतियां देखने को मिलती है जो कि चूने पत्थर के रिसाव से बनी हुई है। कुटुमसर की जो गुफाएं हैं ना वो चूना पत्थर से बना हुआ है, ये एरिया चूना पत्थर वाला है, तो चूना पत्थर से ये गुफाएं बनी हुई है। तो यहां पर कुछ आकृतियां देखने को मिलती है जो कि चूना पत्थर के रिसाव के कारण बना हुआ है। किस तरह की आकृति होती है तो देखिएगा, मैं यहां बनाता हूं। ये मान लो गुफा की छत है, तो गुफा के छत से ना ऐसा लटका हुआ कुछ आकृतियां आपको देखने को मिलेगा ऐसे, जो कि नीचे धरातल की ओर जाता हुआ दिखेगा। वहीं कुछ आकृतियां आपको धरातल जमीन, मतलब ये गुफा का छत हो गया और ये गुफा का धरातल हो गया, तो गुफा से ऐसे ऊपर उठता हुआ दिखेगा कुछ आकृतियां। तो ये ऐसा लटकता हुआ आकृति और कुछ जो है नीचे से ऊपर उठता हुआ आकृति। तो जो छत से लटकती हुई आकृति है ना, ये चूना पत्थर से बना हुआ है। तो होता क्या है मूलतः देखिएगा, ये जो गुफा है भूगर्भित गुफा है, तो बरसात के टाइम पर जो पानी होता है तो वो जो है ना गुफा के चट्टानों के अंदर अंदर भी चला जाता है छेदों से, और फिर रिसते हुए चूना पत्थर है तो उसको भी अपने साथ ले लेता है और जो छेद होता है उससे बाहर आने लगता है। यहां कोई छेद होगा तो उससे बाहर आएगा और यहां से फिर ऐसा टपकना शुरू करेगा, ऐसा टपकना शुरू करेगा तो वो क्या है धीरे धीरे सूखने लगता है, तो सूख के ना वहीं पर जम जाता है, ऐसे जम जाता है, फिर दूसरा बूंद आएगा वो जम जाएगा, फिर ऐसे जम जाएगा, फिर ऐसे जम जाएगा, और वर्षों के बाद कुछ ऐसा आकृति आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो कुटुमसर गुफा है भाई अभी कुछ समय पहले थोड़ी ना बना है, ये तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले से बना हुआ है। तो ये जो टपकने की प्रक्रिया है ये लाखों करोड़ों साल से चल रही है और ऐसी आकृतियां वहां पर उभरी हुई है, और ये जो आकृतियां है ना आज भी लगातार बढ़ रही है। कई सारी आकृतियां ऐसी है जो छत से शुरू हुई है और जमीन को टिक चुकी है, ऐसी भी आकृतियां वहां देखने को मिलती है। तो ये कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, धरातल वाला कैसे बनेगा, तो मान लो यहां से कोई बूंद निकला, अब वो जो है नीचे टपक जाएगा, नीचे ऐसे इकट्ठा हुआ, फिर उसके ऊपर दूसरा बूंद आया, फिर तीसरा बूंद, फिर वो जो धीरे 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 ऐसा बढ़ता जाएगा। फिर आज भी जो है वहां पर बूंद जो है टपक टपक के वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये चीज इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनके जो नाम है ना वो आपको ध्यान में रखना है। जो छत से लटकती हुई जो आकृतियां हैं, छत से लटकती हुई आकृतियों को कहा जाता है स्टैलेक्टाइट्स। स्टैलेक्टाइट्स, ध्यान रखना, स्टैलेक्टाइट्स, ये छत से लटकने वाली आकृति को कहा जाएगा स्टैलेक्टाइट्स, या इसको मेरे ख्याल से कहीं पर ना स्टैलेक्टाइट भी लिख दिया जाता है, क्योंकि ये जो है ना टीएस ये सी यहां पर आता है, तो स्टैलेक्टाइट्स ऐसे भी होता है। तो ये स्टैलेक्टाइट्स, ये छत से लटकने वाली आकृति। उसके बाद जो नीचे धरातल से ऊपर उठा हुआ है वैसी आकृति को बोला जाएगा स्टैलेग्माइट। क्या बोलेंगे? स्टैलेग्माइट। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, पूछा जा सकता है ये चीज, और मेरे ख्याल से पूछा भी गया। जितनी भी चीजें हैं ना सब पूछी गई हैं, नीचे की कुछ चीजों को छोड़ करके, इधर का तो लगभग सब कुछ को पूछा है। तो ये आकृतियां हैं। अच्छा, ये जो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट, ये जो स्थल आकृतियां हैं, ये केवल कुटुमसर की गुफा में नहीं है। ऐसी आकृतियां आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो दूसरी गुफाएं हैं, जैसे कि कैलाश गुफा, उसके बाद दंडक गुफा, इसके अलावा कुछ अन्य गुफाओं में भी इस तरह की स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, इस टाइप की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है चूना पत्थर से बना हुआ है और सभी भूगर्भित गुफाएं हैं, तो वर्षा का पानी अंदर घुसता है और जो छिद्र होते हैं उससे रिसते हुए वो फिर टपकना शुरू करता है, सूखता जाता है और ऐसी आकृतियां बनने लगती है। अच्छा, इस टाइप की आकृतियां केवल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की गुफाओं में ही है ऐसा नहीं है। दुनिया भर में कई सारी गुफाएं हैं जो भूगर्भित गुफाएं हैं, वहां पर इस तरह की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद कैलाश गुफा की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया ये आकृतियां आपको कैलाश गुफा में भी देखने को मिलेगा। ये जो कैलाश गुफा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक छोटा सा पहाड़ है, वैसे बहुत सारा पहाड़ है, एक पहाड़ है जिसका नाम है तुलसी डोंगरी। तुलसी डोंगरी, बस्तर क्षेत्र में जो छोटी पहाड़ी होती है उसको डोंगरी कहा जाता है। तो तुलसी डोंगरी में कैलाश गुफा स्थित है। ये भी जो है भूगर्भित गुफा है। यहां पर ना कैलाश गुफा के अंदर काफी सारे शिवलिंग बने हुए हैं, प्राकृतिक रूप से चट्टानों से पत्थरों से शिवलिंग बना हुआ है। एक प्रकार से कैलाश टाइप का उसमें जो है पूरा सीन बना हुआ है, इसी कारण उसको जो है कैलाश गुफा नाम दिया गया है। शिव जी का एक तरह से वास स्थल बता दिया गया है। उस पर देखिएगा दंडक गुफा। दंडक गुफा भी इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय
उद्यान में है और यहां पर भी इस तरह की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। दंडक गुफा की एक और खास बात है वो ये कि इस दंडक गुफा का जो फर्श है ना, जो धरातल है वो चिकना है, फर्श जो है चिकना है, जैसे फ्लोरिंग किया हो, प्लास्टर किया हो, कुछ उस टाइप से। तो ये चीज है। उसके बाद देखिएगा अन्य गुफाएं आपको नाम याद रखना है, हरि गुफा, शीत गुफा, कांगेर करपन गुफा, उसके बाद देवगिरी गुफा। तो ये कुछ अन्य गुफाएं हैं जो कि इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान रखना कि ये जो गुफाएं हैं, चाहे वो कोटमसर गुफा हो, कैलाश गुफा हो, दंडक गुफा हो, ये भूगर्भित गुफाएं हैं। और जब बरसात का समय होता है, बारिश होती है, तो ये जो गुफाएं हैं इनमें अंदर पानी चला जाता है। जो जमीन के ऊपर जो गुफा होगी उसके अंदर पानी जाने की थोड़ी कम संभावना होगी, तो वो साल भर खुले रहते हैं। लेकिन ये जो है भूगर्भ के अंदर है, जमीन के अंदर है, तो जो बरसात के समय इसके अंदर पानी चला जाता है और अंदर ही अंदर ना नदी नाले टाइप का बहता रहता है। तो इन गुफाओं में जून से लेकर के अक्टूबर तक नहीं जाया जा सकता। मतलब कि जून से लेकर के अक्टूबर तक बरसात का जो महीना होता है उसमें ये गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद होती है। उसके बाद नवंबर से लेकर के मई तक ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहां पर आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए। जो पर्यटन विभाग है उनके द्वारा आपको गाइड प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो लाइट वगैरह लगता है ना, टॉर्च वगैरह, वो सब भी यहां पर व्यवस्था करवा दी जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो जून से लेकर के अक्टूबर तक ये बंद रहता है, नवंबर से मई तक ये खुला रहता है। तो ये जितनी भी गुफाएं हैं ना, जगदलपुर से काफी पास है, लगभग 30-35 किलोमीटर के दूर में ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वैसे ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं। तो भाई सबसे पहला नाम तो आपको ध्यान रखना है पहाड़ी मैना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी। उसके बाद देखिएगा उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी यहां पर पाई जाती है। तितली, यहां पर तितली पार्क भी है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर तितली पार्क भी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर तितली पार्क है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद रिसस बंदर, ये भी जो है यहां पर है। यहां बंदर बहुत सारे, नॉर्मल बंदर, ये तो रिसस बंदर स्पेशल टाइप का है। जो नॉर्मल बंदर है वो भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहुत देखने को मिलेंगे। जब भी आप तीरथगढ़ घूमने जाएंगे ना, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तो वहां भी आपको बंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके बीच से नेशनल हाईवे नंबर 30 गुजरता है, जो कि चिल्फी घाटी से शुरू होता है ना, चिल्फी घाटी, उसके बाद वो कबीरधाम, रायपुर, धमतरी, कांकेर होते हुए कोंडागांव, जगदलपुर। उसके बाद ये जो है इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से जो दरभा घाटी है, झीरम घाटी है, होते हुए ये सुकमा कोंटा से तेलंगाना की ओर निकल जाता है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से जो है नेशनल हाईवे नंबर 30 भी गुजरता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। कभी भी उस मार्ग से आप जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे बंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी पूछा जा सकता है कि भाई इस घाटी मतलब इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क, इसके बीच से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, तो ये जो है ना नेशनल हाईवे नंबर 30। उसके बाद एक चीज और याद रखना, ये जो कुटुमसर गुफा है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी चट्टानें हैं, मतलब कुछ ऐसे पत्थर हैं जो आप उसको बजाओगे ना तो उससे संगीत निकलता है। जैसे कि सरगुजा के अंबिकापुर में कुछ पत्थर है ना जिसको ठिनठिनी पखना कहा जाता है, जिनको उस पर अगर आप कुछ ठोकते हो, टकराते हो तो मधुर स्वर निकलता है। तो कुछ कुछ वैसा ही चीज जो है आपको कुटुमसर की गुफा में भी देखने को मिलेगा। जो रेडियो है ना, जो बस्तर की जो रेडियो थी, क्या कहेंगे उसको, आकाशवाणी जगदलपुर, तो उनके द्वारा वहां पर प्रोग्राम भी किया गया था। मतलब वहां से मतलब जो भी संगीतज्ञ लोग हैं वो लोग गए होंगे वहां पर और उससे जो है अच्छे से बजाया गया था। तो यहां पर भी जो है उस टाइप के पत्थर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या रह गया है बताने के लिए, लगभग सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।